साथियों, मैं सुरजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी के समक्ष आपके अपने YouTube चैनल सुरजीत स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे एवं ज़बरदस्त एवं मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो साथियों, समय ना लेते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते थे और आपसे जो वादा किया था कि आज हो सकता है कि क्रिया का पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे इसी वीडियो में, और अगर थोड़ा बहुत बचता है तो उसके लिए भले ही दूसरा वीडियो बने, नहीं तो इसी में क्रिया का समाप्त कर देंगे। तो आते हैं सीधा फोकस करते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया हमने हेडिंग डलवा दी थी, अब उसी के बारे में जानते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है। तो लिखते हैं, इसकी परिभाषा थी, इसकी परिभाषा है कि जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराया जाए, अन्य व्यक्ति द्वारा कराया जाए, जब व्यक्ति यानी कि जब कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराया जाए तो वहां कौन सी क्रिया होती है, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। कैसे, वो देख लो उदाहरण से, वो उदाहरण है। जैसे उदाहरण लिख लो यहाँ पे कि मदन ने दीपक से खाना बनवाया। यहाँ पे देखो कि मदन ने दीपक से खाना बनवाया, यानी कि क्या है कि कोई व्यक्ति है ना किसी अन्य से काम करवा रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल एक और लिखेंगे, एक दूसरा एग्जाम्पल और लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि नौकर ने आज नौकर देखो करवा लोगे, यानी कि नौकर ने मालिक से पोछा लगवाया। बेचारा रोज नौकर तो लगाता ही था, आज मालिक से लगवा लिया। ठीक है, चलो ये तो उदाहरण हो गए किसके, प्रेरणार्थक क्रिया के। तो प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी होती है, जहां पे कार्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराया जाए, वहां कौन सी क्रिया होती है, वहां पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब देखते हैं आगे, अब नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, अब समझेंगे नाम धातु क्रिया कौन सी होती है। तो देखो अब इसके बारे में लिखेंगे कि वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, वे कौन कहलाती हैं, वे कहलाती हैं नाम धातु क्रिया। देखो क्या है कि वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, वो कौन सी क्रिया होती हैं, वो होती है नाम धातु क्रिया। अब इसके देखो उदाहरण जब देखो तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देख लो, जैसे संज्ञा वाला है ना, तो संज्ञा वाला एक संज्ञा वाला उदाहरण ले लो। जैसे लिखा है लाठी लिखा है ना, लाठी। अब लाठी का क्या करोगे, लठियाना। और लठियाना कैसी संज्ञा है, लठियाना जो है वो कैसी संज्ञा है, वो है जातिवाचक। लाठी कैसी संज्ञा है ये बता दो, मैं जातिवाचक संज्ञा है कि नहीं है, जातिवाचक, क्योंकि लाठी जैसी और भी अन्य लाठियां होती हैं। ठीक है, अब देख लो और भी देख लो इसमें, और जैसे लिखा है हाथ, तो हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना। ठीक, हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना। और देखो हथियाना कैसी है, लठियाना तो सीधा मतलब है किसी को यानी कि मार रहा है। ठीक है, और हथियाना क्या है, यानी कोई की जमीन को हथिया लिया या कुछ कर लिया। तो ये कैसी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। ये कैसी संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा है। और भी देख लो इसमें, अब जैसे इसमें लिखा है कि लंगड़ा,
देखो लंगड़ा, तो देखो एक चीज याद रखना, यहाँ पे लंगड़ानिया थोड़े ना करेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे लंगड़ाना, हाँ ना, लंगड़ियाना नहीं करेंगे ना, लंगड़ाना, यहाँ पे लंगड़ाना करेंगे। और ये क्या होगी, देखो लंगड़ा क्या है, ये एक विशेषण है ना, लंगड़ा क्या है, विशेषण है, ठीक, क्योंकि कोई व्यक्ति लंगड़ा है ना, तो उस व्यक्ति की विशेषता बता रहा ना कि वह व्यक्ति लंगड़ा है। तो लंगड़ा क्या चीज है, लंगड़ा क्या है, लंगड़ा है विशेषण। तो याद रखना, लंगड़ा से विशेषण से क्या बनेगी, लंगड़ाना। तो देखो सर्वनाम विशेषण यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया बनती है वो कौन सी क्रिया होती है, वो नाम धातु क्रिया होती है। अब डालते हैं देखो आगे ने, और एक सर्वनाम का और लिख लो ना, ये कहो भैया आपने सर्वनाम का उदाहरण ही नहीं लिखवाया था, तो वो देख लो, जैसे लिखा है अपना देखो सर्वनाम कौन सा होता था भैया, अपना, स्वयं, निजवाचक, अपना स्वयं में कौन सा होता था, निजवाचक, ठीक है। तो अपना का क्या हो जाएगा, अपना का हो जाएगा अपनाना, क्या हो जाएगा, अपनाना। तो ये क्या है, ये है सर्वनाम, ये क्या है, ये है सर्वनाम। तो देखो ये हो गया ना, ये सर्वनाम हो गया। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि नाम धातु क्रिया कौन सी होती है, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं, वे क्रिया जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से बनती है वो कौन सी क्रिया होती है, वो नाम धातु क्रिया होती है। अब देखते हैं आगे, और आगे हेडिंग डालते हैं कृदंत क्रिया, आगे हेडिंग डालते हैं कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, देखो कृदंत क्रिया कौन सी होती है, उनके बारे में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो देख लो कृदंत क्रिया कौन होती है, यानी कि वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। और प्रत्यय क्या होते थे, प्रत्यय हमने बताया था, प्रत्यय होते थे शब्दांश, प्रत्यय क्या होते थे, शब्दांश, जो कि कहां लगते थे, जो कि पद के बाद में लगते थे। और उपसर्ग क्या होते, उपसर्ग भी शब्दांश होते, और वो कहां लगते हैं, वो हमेशा पद के आगे लगते हैं। तो पद के बाद में लग के क्या करते हैं, यानी पूरे पद का या आगे लग के पूरे पद का क्या होता है, पूरे पद का अर्थ ही बदल देते हैं। तो वो कौन से होते हैं, उपसर्ग या प्रत्यय होते हैं। तो अब देखते हैं ऐसे ही कृदंत क्रिया, यानी कि वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय का प्रयोग होता ही नहीं है, ना प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता। अब देख लो जैसे उदाहरण देख लो, और बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उदाहरण देख लो, जैसे देखो खेल था, तो देखो खेल था, तो खेल में अगर हम ना जोड़ते थे ना, तो क्या बनती थी, खेलना। अब लेकिन इसमें क्या है, ये कृदंत क्रिया बनानी, उसमें ना नहीं जोड़ेंगे, तो इसमें ये देखो खेल से क्या बन जाएगी, खेलेगा, बनेगी नहीं बनेगी, खेलेगा, ठीक। और देख लो, और देख लो, दूसरा देख लो, जैसे लिखा है चल से क्या बनती थी, चलना, तो क्या बन जाएगा, इससे चलेगा। तो एक बात ये आ रही होगी कि इसमें ज्यादातर क्या आ रहा है, एगा, यहाँ पे ये भी हो जाएगा चलेगी, एगा, ठीक, या एगी। तो ये शब्द इसमें आते, एगा, एगी, ए, ठीक, ये शब्द आते, कौन सी क्रिया कहलाती है, वो कृदंत। यानी कि जिस क्रिया में ना प्रत्यय ना हो, कौन सी क्रिया कहलाती है, कृदंत क्रिया कहलाती है। अब देखते हैं आगे, बहुत ही देखो शॉर्ट तरीके से इसलिए समझा रहे हैं कि जिससे पूर्ण रूप से पूरा चैप्टर भी हो जाए, और तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाए। देखो ज्यादा अगर हम एग्जाम्पल भी देंगे ना, अगर ज्यादा एग्जाम्पल देंगे उसमें भी कोई कुछ नहीं होता है, क्योंकि अगर एक बात अगर आपने समझ ली ना अच्छे से, तो एक एग्जाम्पल ही काफी होता है पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हेडिंग डाल लो संयुक्त क्रिया, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो संयुक्त क्रिया। अब देख लो संयुक्त क्रिया कौन सी होती है, तो इसकी परिभाषा लिखते हैं कि जब किसी एक कार्य के लिए एक
एक से अधिक क्रियापद का यानी कि एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग होता है। तो एक चीज याद रखना मेरे लाडलो कि जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रिया का प्रयोग होता है, वहां पे कौन सी क्रिया होती है? वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। अब देख लो इसके उदाहरण देख लो। ठीक है, इसके उदाहरण देख लो। और एक चीज याद रखना कि संयुक्त क्रिया के जो भेद होते हैं ना, संयुक्त क्रिया के टोटल 11 भेद होते हैं और उनके बारे में भी आगे भी हम चर्चा करेंगे। तो देख लो इसके उदाहरण देख लो। इसके उदाहरण जैसे हैं वर्षा या फिर ये लिख लो, छोड़ो ये लिख लो, यानी कि इसमें वह मुझे मार डालेगी। तो देखो क्रिया कौन सी है, यानी कि एक से अधिक क्रिया हो, यानी कौन सी? देखो एक तो क्या होगी मार, यानी कि मारना क्रिया बनती है ना। बताया था कि क्रिया का निर्माण कैसे होता है, बाद में ना प्रत्यय जोड़ के किसका निर्माण होता है? क्रिया का निर्माण होता है। अब देखो एक तो ये हो गई मारना और एक क्या हो गए, यानी कि डालना। ठीक, मारना और डालना, तो दोनों क्या हो गई? दोनों कौन सी? दोनों की क्रिया जुड़ती है, यानी कि क्या इसमें जो उसकी परिभाषा थी वो क्या कह रही थी कि जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रियापद का प्रयोग होता है तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। अब देख लो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लो, और ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है क्योंकि पिछली वाली एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया था कि अवकाश बोधक संज्ञा से और जो एसआई का पेपर था और उसमें पूछा गया था इच्छा बोधक से उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके लिए देखो सीधी सी बात है, कोई भी पेपर हो वो हमेशा एक ही तो वो नहीं पूछेगी, यानी कि अब अगर उससे आने लगे है ना, अगर उसके पार्ट से आने लगे ना, तो वो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए उसे पहले से ही हम लोग क्लियर करके चलेंगे। ठीक है, तो अब लिख लो इसमें कि संयुक्त क्रिया के कुल 11 भेद होते हैं। देखो संयुक्त क्रिया के कुल कितने भेद होते हैं? वो 11 भेद होते हैं। ठीक है, अब हेडिंग डाल लो सीधे। हेडिंग डाल लो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया हेडिंग डाली। अब देखो इसकी परिभाषा क्या बन सकती है? इसकी परिभाषा बनेगी कि वह क्रिया जिसमें आरंभ का बोध हो। देखो सीधी सी बात है, आरंभ बोधक उसका नाम ही है, यानी कि कोई भी क्रिया हो जिसमें आरंभ का बोध, यानी कोई भी जो पद होगा ना उसमें आरंभ का बोध होता है, वो कौन सी क्रिया कहलाती है? वो आरंभ बोधक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसके आगे। अब इसके उदाहरण देख लो। ठीक, इसके उदाहरण देख लो। आरंभ बोधक में कौन कौन से उदाहरण आ जाते हैं? ठीक है, यानी कोई चीज का आरंभ होना होता है। अब देख लो, यानी कि वर्षा होने लगी, यानी कि एक चीज लगातार हो रही है, यानी उसकी समाप्ति का कोई पता नहीं है। ठीक है, और ये हमारे जो कंप्यूटर महोदय हैं अवनीश भैया बहुत ही अच्छे से मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, इनके लिए दिल से धन्यवाद। तो चलते हैं आगे, देखते हैं। जैसे वर्षा हो रही है, यानी कोई चीज क्या होता है? कोई चीज लगातार हो रही होती है। ठीक है, अब ये हुआ। और एक दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या होता है? यानी कि जैसे लिखा है कि मोहन पढ़ने लगा। देखो सीधी सी बात एक होती है कि कोई भी चीज है वो लगातार हो रही होती है, लगातार
हो रही होती है तो और उसके यानी कि बंद का पता नहीं होता तो उसका क्या नाम होता है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी होती है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, अब देख ले, अब देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि एक तो हो गई, देखो अब देखता है नंबर दूसरी। नंबर 2 हेडिंग डालते हैं, नंबर 2 हेडिंग डालते हैं समाप्ति बोधक, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो देखो उसकी यानी कि जो नाम है ना, उसी के नाम से ही पता चल जाता है, नाम से ही पता चल जाता है कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि जिस वाक्य में जिस यानी कि जिस वाक्य में समाप्ति का बोध होता हो, समाप्ति का बोध होता हो वहां कौन सी क्रिया होती है, वहां पे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। अब देखो इसके उदाहरण से बिल्कुल क्लियर ये हो जाएगा। तो देखो इसके उदाहरण क्या होंगे, समाप्ति बोधक के उदाहरण क्या हो सकते हैं, वो हो सकते हैं जैसे कि मदन खाना खा चुके हैं। तो देखो सीधी सी बात क्या है, मदन खाना खा चुके हैं यानी कि पूरा कार्य हो चुका है। और देख लो जैसे लिखा है कि शरद बाजार जा चुके हैं। तो देखो सीधी सी बात है यानी कि वो चले गए, यानी सीधी बात क्या होती है कि यानी कार्य पूर्ण रूप से हो चुका होता है, यानी कि वो यहाँ से चले गए हैं। ठीक है, यानी कि जैसे मदन खाना खा चुका है, तो ये चीज हमेशा याद रखना कि जिस चीज में समाप्ति हो रही हो तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, वहां पे समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं नंबर 3 और नंबर 3 में क्या लिखते हैं, नंबर 3 में लिखते हैं अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। यहां पे लिखते हैं अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। कौन सी है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। ठीक है, तो देखो अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होता है, यानी कि अवकाश का बोध होता है। इसमें क्या होता है, इसमें अवकाश का बोध होता है, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, वहां पे अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि देख लो, जैसे कि उदाहरण में देख लो, उदाहरण में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है कि राम गाना नहीं गा पाया। अब देखो यानी कि गैप आ रहा ना, कि राम गाना नहीं गा पाया, उसने पहले तो गाया होगा ना, तो उसमें गैप आ रहा ना, यानी कि गैप का मतलब ही होता है अवकाश। जैसे हम देखो 2 दिन कोचिंग गए पढ़ने गए, फिर 1 दिन हम कोचिंग नहीं गए, तो वो क्या हो गया, मेरा 1 दिन का अवकाश हो गया ना। अब जैसे हम 1 दिन घर घूमने चले गए, ठीक, जैसे 1 दिन हमने वीडियो नहीं अपलोड की या कुछ भी हुआ XYZ, यहीं से सोच लो कि जैसे हम कोई कार्य कर रहे हैं, मेरे अंदर यानी मुझे कोई दिक्कत हो जाती है, फीवर आ गया मान लो, यानी कि कोई भी बीमारी हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो हम जो काम कर रहे हैं वो काम में अगर हम 1 दिन का भी अवकाश करते हैं तो वही अवकाश यानी कि जो छुट्टी बोली जाती है ना, तो वही कौन सी क्रिया होती है, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया होती है, जिसमें किसका बोध होता है, जिसमें अवकाश का बोध होता है। ठीक है, अब देखते हैं अपने नेक्स्ट और चौथी हेडिंग है, चौथी हेडिंग अपनी की अनुमति बोधक। अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। देखो अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, सीधी सी बात है कि जो परिभाषा होगी वो किससे निकाल लेंगे, यानी कि उसके नाम से ही, कि जहां पे किसकी अनुभूति होगी वहां पे अनुभूति हो रही है होगी, यानी कि अनुमति की, यानी कि क्या हो रहा होगा कि वहां पे कोई अनुमति ले रहा होगा ना, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, वहां पे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे कि देखो उदाहरण देख लो,
उदाहरण यानी कि गौरी को बोलने दो। देखो, गौरी को बोलने दो यानी कि हम सोचें कि वो नहीं बोले, ठीक। अब दूसरा कोई व्यक्ति है, दूसरा मान लो हमारे कंप्यूटर में होते हैं अवनीश भैया, यही अगर कह दे कि नहीं यार बोलने दो, आपका क्या है, तो देखो सीरीज बात है, बोलना पड़ेगा। बोलो भैया क्या दिक्कत है, यानी कि बोलो, ठीक है। तो अब देख लो जैसे दूसरा है, दूसरा देख लो जैसे लिखा है कि शरद को नहाने दो, शरद को नहाने दो। तो देखो क्या हुआ कि शरद को नहाने दो कह रहे, तो भैया मान लो शरद को नहाने दो, ठीक है। यानी क्या होगा, अनुमति बोधक, यानी कि कोई अनुमति दे रहा होगा, यानी कि उसे काम अपना करने दो। यानी कोई भी है, जैसे मान लिया कि जैसे कोई कंपनी में वर्क करने जाओ या कहीं भी जाओ, तो वहां पे क्या होता है, मालिक क्या होता, और भी जो वर्कर होते वो क्या कहते हैं कि अरे ठीक है यार करने दो काम, उसे काम करने दो, उसके साथ बोलो बताओ नहीं, और उसे काम अपना करने दो, यानी कि अनुमति दे रहा है ना कोई हमसे। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो अनुमति होगा वो हमेशा ज्यादा बड़े लोग ही देते हैं छोटों को, क्योंकि जैसे बड़ा भाई होगा क्या करोगे, मम्मी पापा हैं, जैसे अगर कोई काम के लिए बोल दें या बड़ा भाई हमसे बोल दे कि भैया यार वो काम कर दो, तो मम्मी पापा क्या कहेंगे, अगर हम लोग पढ़ रहे नहीं उसे पढ़ने दो, यानी कि उसे पढ़ने दो। तो याद रखना, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, अनुमति बोधक, वहां पे अनुमति का बोध होता होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट और पांचवी अपनी जो हेडिंग है वो है नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। तो देखो नित्यता बोधक में क्या होगा, नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होगा कि यहाँ पे रेगुलरिटी यानी कि नित्यता, यानी कि जैसे कोई चीज है, हम जैसे डेली जा रहे हैं, डेली जैसे हम ट्यूशन जा रहे हैं, तो डेली कोचिंग पढ़ने जा रहे हैं, या डेली हम कोचिंग पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसका क्या होता है कि रेगुलरिटी बनी रहे, कोई भी चीज हो उसमें रेगुलरिटी बनी रहे, कोई छुट्टी ना हो, तो वहां पे कौन सी होती है, वहां पे क्या होता है, वहां पे नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया होती है, जहां पे क्या होता है, जहां पे रेगुलरिटी बनी रहे, ठीक है, रेगुलरिटी, जहां पे रेगुलरिटी बनी रहे, यानी कि नित्यता बोधक वहां पे क्रिया होती है, जहां पे नित्यता यानी कि डेली बेसिस यानी कि रेगुलरिटी का बोध कराती हो, वो क्रिया कौन सी होती है, वो नित्यता बोधक क्रिया होती है। अब देख लो जैसे इसके उदाहरण देख लो, जैसे उदाहरण है हवा बह रही है, हवा बह रही है, ठीक, यानी कि नित्यता बोधक है। जबरदस्ती भी अगर हवा को तुम रोको, अगर वो बह रही है तो फिर भाई दीवारें ही बना लेंगे, लेकिन हवा को नहीं रोक सकते, तुम अपने पास से रोक सकते, लेकिन वो नेचुरल है, सीधी सी बात है, जो चीज हो रही होती है ना उसे नहीं रोक पाते, यानी नित्यता बोधक जो डेली बेसिस होते रहते। और देख लो जैसे लिखा है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा, देखो ये भी एक नित्यता है ना कि हम डेली बोल रहे हैं, तो यानी कि एक नित्यता है ना, रेगुलरिटी है कि हम रोज हमें इतना बोलना है, तो ये एक रेगुलरिटी होती है, ठीक है, ये एक रेगुलरिटी होती है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट और छठवीं जो होगी हेडिंग, वो होगी हमारी छठवीं होगी आवश्यकता बोधक। वो क्या होगी, वो होगी आवश्यकता बोधक, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे इसकी परिभाषा क्या होगी कि वहां पे आवश्यकता का यानी कि आवश्यकता का बोध कराती होगी, वो क्रिया जो आवश्यकता का बोध कराती हो वो कौन सी क्रिया होती है, वो आवश्यकता बोधक क्रिया होती है, ठीक है, वो आवश्यकता बोधक क्रिया होती है। अब देखते हैं उदाहरण इसके देखते हैं, ठीक है। उदाहरण है जैसे आवश्यकता यानी कि जैसे लिख लो कि प्रदीप को
प्रदीप को यह कार्य करना है, यह कार्य करना है। तो देखो वो चीज, कोई कार्य होगा ना वो आवश्यक है, इसीलिए तो बोल रहे ना कि उनको ये कार्य करना है, यानी कि प्रदीप को ये कार्य करना है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो कि दीपक को कोचिंग जाना है, सीधा अगर लिखा तो वो क्या है कि उसमें क्या आ रही है ना कि आवश्यक है उसे कोचिंग जाना, क्योंकि अगर वो नहीं जाएगा तो क्या होगा कि वो फिर एग्जाम में अपने फेल हो जाएगा। और भाई साहब अगर एग्जाम में फेल हो गए ना तो पापा के जूते के लिए तैयार है ना। इसलिए क्या है कि मेहनत करते रहो, ठीक है। तो प्रदीप को यह कार्य करना है, यानी कोई जहाँ पे इम्पोर्टेंसी, कोई भी कार्य में क्या हो वहां पे इम्पोर्टेंसी हो तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, वहां पे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं अंगली, और अंगली है नंबर 7 हेडिंग है, और हेडिंग का नाम है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। देखो निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, सीधी सी बात है, जो इसकी परिभाषा होगी वो किससे निकाल लेंगे, इसी से निकाल लेंगे कि जहां पर किसका निश्चितता का बोध होता होगा, बोध हो रहा होगा। जहां पे निश्चितता का बोध हो रहा होगा वहां पे कौन सी क्रिया होगी, वहां पे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है। अब देखते हैं इसके उदाहरण, तो उससे क्या होगा, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे लिख लो कि राम ने कहा कि अब पीट कर जाएंगे, यानी कि राम ने कहा कि अब पीट कर जाएंगे, तो क्या है, निश्चय है। यानी कि अभी इसी जगह पे बोल दे कि जैसे वैभव बोल रहा है कि मुझे जॉब लेके ही घर जाना है, यानी कि क्या होगा कि वहां पे एक निश्चितता का बोध होता होगा, यानी कि और ये क्यों बोल रहे हैं कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तभी तो वो बोल रहे हैं ना कि हमें जब जॉब मिलेगी मैं तभी घर जाऊंगा, ठीक है। तो एक चीज याद रखना कि आप जहां पे किसी चीज का निश्चितता हो रही हो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, वहां पे निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है। अब हेडिंग डालते हैं नंबर 8, और 8 नंबर हेडिंग डालते हैं कि इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। नंबर 8 इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। तो देखो सीधी सी बात है कि जहां पे क्या होगा कि इच्छा का बोध होता होगा, जहां पे किसका होगा कि इच्छा का बोध हो रहा होगा, जहां पे क्या होगा कि इच्छा का बोध हो रहा होगा, वहां पे कौन सी क्रिया होगी, वहां पे इच्छा बोधक क्रिया होगी। अब देख लो उदाहरण, और उदाहरण से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी कि जैसे लिखा है कि वह बाजार जाना चाहता है, वह बाजार जाना चाहता है या बाजार जाना चाहती है, तो क्या है कि उसकी इच्छा है। जैसे कंप्यूटर महोदय हमसे बोल रहे थे कि मुझे तो घर जाना है, मुझे एक दिन के लिए घर जाना है, तो क्या है कि उनकी इच्छा है, तभी तो कह रहे हैं ना, ठीक है। तो यानी कि उन्हें वह काम करना है, तो उसमें क्या है कि उनकी इच्छा है। अब जैसे कि हम कह दें कि भगवान जो अंगली भरती है उसी में तुम लोगों का काम हो जाए, तो ये मेरी क्या है, ये मेरी इच्छा है। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया का बोध हो जाएगा। अब देखते हैं आगे, और नंबर 9 हेडिंग डालते हैं, और वो डालते हैं अभ्यास बोधक। नंबर 9 अभ्यास बोधक।
बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। तो देखो परिभाषा कहाँ से, यहीं से डिनोट हो जाती है कि जहाँ पे किसका बोध होता होगा, यहाँ पे अभ्यास का बोध हो रहा होगा, वहां पे कौन सी क्रिया होगी, वहां पे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होगी। जैसे कि देखो उदाहरण देख लो, यानी कि ये सीधी देखो, अभ्यास का मतलब क्या होता, सभी को पता होता है, अभ्यास का मतलब क्या होता है, प्रैक्टिस। यानी कि किसी भी चीज की प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस ही क्या कहलाती है, अभ्यास बोधक क्रिया कहलाती है। अब देख लो उदाहरण, तो उदाहरण से एकदम क्लियर हो जाएगा। जैसे लिखा है कि वह पत्र लिखा करता, तो देखो रेगुलर यानी कि उसकी प्रैक्टिस है ना, तो वह पत्र लिखा करता है। अब जैसे मैं अभी बोल दूं कि मेरे कंप्यूटर महोदय हैं कि अवनीश बहुत ही अच्छा नोट बनाया करते हैं, तो क्या है, उनकी प्रैक्टिस है ना, तभी तो बनाते हैं, ऐसे तो नहीं बना सकते भाई साहब, ऐसे तो कोई नहीं बना सकता। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, कोई चीज की क्या होगी कि प्रैक्टिस उन्होंने बहुत अच्छी की होगी ना, तभी तो जाके वो इतना कंटेंट अच्छा बना लेते हैं ना। यानी कि प्रैक्टिस बहुत अच्छी की होगी, तो सीधी सी बात है कि कोई भी चीज हो, अगर उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, उसकी अगर प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज हमेशा बढ़ती, भाई साहब डाउन नहीं होती है, वो चीज डाउन नहीं होती है। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा पढ़ाई जो भी करो, जो भी तैयारी करो, चाहे हम नहीं कहते कि 20 घंटे पढ़ो, अगर 4 घंटे पढ़ना है ना, तो 4 घंटे एकदम ऐसे पढ़ो, 4 घंटे एकदम ऐसे पढ़ो जो तुम्हें ये लगे कि हमने 4 घंटे में बहुत पढ़ लिया, 4 घंटे में हमने बहुत पढ़ लिया। ठीक, अगर तुम 12 घंटे पढ़ते हो, सीधी सी बात, कॉपी खोले रखे हो, कुछ नहीं होता। एक लड़का है कि 20 घंटे पढ़ता है और एक लड़का है कि 4 घंटे पढ़ता है, भाई साहब वो 20 घंटे वाला फेल हो जाता है, लेकिन 4 घंटे वाला क्या करता है कि वो टॉप मारता है। क्यों टॉप मारता है कि जब वो 4 घंटे पढ़ता है ना, फिर उसे किसी से मतलब नहीं रहता। और 20 घंटे वाला क्या कहता है, यार अभी यार बहुत टाइम है यार, 20 घंटे है, चलो थोड़ी रील देख लें, व्हाट्सएप देख लें, किसी की मैसेज तो नहीं आई, फेसबुक देख लें, यार हो सकता है किसी ने अच्छी पोस्ट की हो। ठीक, यार ऐसा करें, आज इंस्टा खोलते हैं, उसमें देखते हैं किसने क्या डाला है, या किसी ने कुछ मैसेज की है। ठीक, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर पढ़ाई करो, नहीं कहते कि 24 घंटे पढ़ाई करो, भाई साहब 4 घंटे पढ़ाई करो, लेकिन 4 घंटे जब पढ़ो ना, तो फिर फालतू की चीजें, दुनियादारी 4 घंटे के लिए भूल जाओ। 4 घंटे में सिर्फ ये रहना चाहिए कि मैं मर गया और मेरी आत्मा पढ़ रही है, यानी कि मैं मर गया मेरी आत्मा पढ़ रही। भाई साहब अगर 4 घंटे तुम इतनी मेहनत कर रहे हो ना, तो मैं वादा करता हूं कि 4 घंटे तुम्हारे उस 16 घंटे वाले लड़के से भी प्लस जाएंगे, क्योंकि वो जो 16 घंटे पढ़ता है वो इतना कंसंट्रेट करके नहीं पढ़ता है, क्योंकि वहां क्या होता है कि वो बराबर 16 घंटे नहीं बैठ सकता, वो क्या करेगा, चलो थोड़ा रील देख लें, थोड़ा ये कर लें, चलो थोड़ा नाश्ता कर लें, थोड़ा टहल आए, ये कर ले वो कर ले। और भाई साहब जब तुम 4 घंटे पढ़ोगे ना, तो वो एकदम ऐसे पढ़ोगे, तुम्हें ये लगेगा कि यार बहुत एकदम खो जाओ पढ़ाई में। फिर ये लगे ही ना, फोन आ रहा तो क्या बज रहा मुझे नहीं पता, कहाँ बज रहा मुझे नहीं पता। यानी कि 4 घंटे वो अपने ऐसे प्रॉपर दो जो तुम्हें ये लगे कि हाँ आज हमने कम से कम 20 घंटे पढ़ा। भाई साहब 20 घंटे वाले की तुम लड़के की क्या करोगे, बैंड बजा दोगे। याद रखना कि मेहनत करते रहो, टाइम ना देखो। टाइम तो सीधी सी बात है, अगर तुमने मेहनत सच्चाई से की है ना, तो टाइम ऊपर वाला फिक्स कर देता है कि बेटा इतने टाइम तुम्हें लगना है, इतने टाइम तुम्हें यहाँ से जाना है। तो ठीक है, अब आते हैं इसके आगे, तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे हम, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, यानी कि जिसमें प्रैक्टिस होती हो, यानी कि वह पत्र लिखता है, यानी कि वह रेगुलरिटी करता है ना, तो वो क्या होता है, बहुत ही अच्छा उसका लेख होगा और उसे बहुत ही अच्छा अभ्यास होगा कोई चीज बोलने का। ठीक है, तो वहां पे कौन सी क्रिया होती है, वहां पे अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया होती है। अब देखते हैं नंबर 10, और नंबर 10 हेडिंग डालते हैं, नंबर 10 हेडिंग डालते हैं शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। देखो शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया हेडिंग डाली, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शक्ति का अभ्यास हो रहा होगा, यानी कि पावर, शक्ति का बोध हो रहा होगा।
यानी कि पावर का बोध हो रहा होगा। वहां पे कौन सी क्रिया होगी, वहां पे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होगी। अब जैसे इसके देखो उदाहरण लिखते, इसके उदाहरण लिखते, जैसे कि लिख लो यहाँ पे दीपक दीवार तोड़ सकता है। भाई साहब उसे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं दीवार तोड़ दूंगा। सीधी सी बात है कि दीपक दीवार तोड़ सकता है, तो क्या होगा वहां पे कि उसे क्या होगा कि उसे अपनी शक्ति पे क्या होगा, भरोसा होगा कि मैं इस दीवार को तोड़ दूंगा। ठीक है, तो यही होता है। और कंप्यूटर महोदय जी बोल रहे थे, कंप्यूटर महोदय जी वे मेरे अवनीश भैया बोल रहे थे कि एक दिन मुझे क्या करना है कि जैसे आप पढ़ाते हो ना ऐसे हम भी पढ़ाएंगे। तो मेरा तो बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत साधुवाद कि मेरा एक भाई एक दिन क्या होगा कि मेरे इसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे, अब आगे देखते हैं। जैसे इसमें और लिख दो, जैसे आगे इसमें और लिख दो, जैसे लिख दो यहाँ पे शरद, जैसे लिख दो यहाँ पे शरद, जैसे हाँ शरद एग्जाम, यानी कि शरद पेपर क्वालिफाई कर सकता है, यानी कि शरद पेपर पास कर सकता है। तो उन्हें क्या होगा, अपनी शक्ति पे ये होगा कि भाई साहब, यानी कि उन्हें अपनी मेहनत पे इतना भरोसा होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं अपना ये काम कर सकता हूँ, तभी तो है ना ये। अब देखते हैं आगे, और लास्ट हेडिंग है इसकी, लास्ट हेडिंग है पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। तो मेरे भाई साहब यहाँ पे एक चीज याद रखना, पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया में क्या होता है कि यहाँ पे ध्वनि जो होती है ना, लिख लो इसकी परिभाषा, यानी कि समान ध्वनि का बोध हो रहा होगा, बोध होता है, यानी कि समान ध्वनि का बोध होता है। वहां पे कौन सी क्रिया होती है, वहां पे पुनरुक्ति बोधक क्रिया होती है। अब देख लो, जब उदाहरण हम लिखाएंगे ना तब आपको बहुत ही अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे लिख लो, जैसे भाई साहब मेरा ही लिख लो की बार, अब की लिख लो यहाँ पे जैसे कि सुरजीत पढ़ाई पढ़ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, पढ़ और पढ़, यानी कि दोनों क्या है, समान ध्वनि है, पढ़ाई पढ़ रहा है। समान ध्वनि जहाँ पे है तो वहां पे कौन सी होती है, वहां पे पुनरुक्ति का मतलब ही क्या होता है कि पुनः उक्ति, यानी कि जो भी क्या होता है इसमें कि जो भी वाक्य होता है ना उसको दोबारा बोलना ही क्या कहलाता है, पुनरुक्ति बोधक कहलाता है। क्या कहलाता है, पुनरुक्ति बोधक कहलाता है। अब जिसका एक और उदाहरण लिख लो, नंबर 2, इसका एक और उदाहरण लिख लो, जैसे कि प्रियंका विद्यालय आया जाया करती है। तो देखो आया और जाया, यानी कि समान ध्वनि निकल रही है ना, आती है और जाती है। तो एक चीज याद रखना कि जहाँ पे समान ध्वनि का बोध होता है वहां पे कौन सी होती है, वहां पे पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। और देख लो, और ये हमने किसमें पढ़े थे, सार्थक और निरर्थक में भी पढ़े थे। तो एक इसमें क्या होता है, सार्थक और निरर्थक भी होते हैं। जैसे कि देख लो, जैसे सार्थक शब्द कौन कौन से होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, ठीक है। निरर्थक शब्द देखो, सार्थक शब्द कौन से होते हैं, जैसे लिखा है खाना, ठीक, और जैसे लिखा है पीना, ठीक, और जैसा लिखा है चाय, और जैसे लिखा है रोटी। तो देखो खाना का क्या हम बोल देते, कोई अगर फोन करता है क्यों खाना वाना हो गया, यानी कि वाना क्या है बता दो, निरर्थक है ना। खाना क्या है, सार्थक, और वाना क्या है, निरर्थक। खाना, पीना क्या होगा, जैसे किसी ने कह दिया पीना, ठीक है, पीना का क्या हो जाएगा, पीना वीना है तुम्हें, यानी तुम्हें पीना वीना है कुछ। और जैसे बोल दे चाय वाय, रोटी ओटी,
रोटी ओटी या रोटी वोटी बोल देते हैं ना, रोटी ओटी। तो एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, जहां पे इसमें क्या होता है कि जहां पे समान ध्वनि का बोध होता है वहां पे कौन सी क्रिया होती है, वहां पे पुनरुक्ति बोधक संयुक्त क्रिया होती है। और जहां पे और सार्थक निरर्थक में क्या होता था, सार्थक निरर्थक में क्या होता है, जहां पे एक शब्द का अर्थ होता है और दूसरे शब्द का अर्थ नहीं होता है, जैसे खाना और वाना। तो खाना तो एक निश्चित अर्थ होता है, वाना का कोई अर्थ नहीं होता है, वाना का कोई अर्थ नहीं होता है। अब देख लो, अब एक हेडिंग डाल लो और वो हेडिंग क्या करेंगे हम, अगली जो वीडियो होगा ना उसमें करके हम पूरी क्रिया को एकदम विधिवत रूप से समाप्त कर देंगे। और वो हेडिंग डाल लो कि संरचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो देखो क्या होते हैं कि संरचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्रयोग के आधार पर, यानी कि रचना कर लो। देखो प्रयोग के आधार पर कितने पढ़े थे, प्रयोग के आधार पर हमने 5 पढ़े थे ना, 5। और अब क्या लग गया इसमें कि रचना व प्रयोग के आधार पर अगर पूछा जाए तो रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, वो क्रिया के 8 भेद होते हैं, क्रिया के 8 भेद होते हैं। अब जो ये वाली अब ये वीडियो जो होगा, इस वीडियो का जो टोटल होगा एकदम फाइनल क्रिया खत्म कर देंगे जो अगली वाली वीडियो होगी। और उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा उसको और विधिवत से क्लियर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय मां सरस्वती।